अगेंस्ट द गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि अगर वो ड्रैगन नहीं मरा तो हुओ पोयुन का भविष्य और पूरा फ्लेम गॉड रेल्म खतरे में पड़ जाएगा। माहौल भारी हो गया था, लेकिन तभी यान वानकाम ने कहा, हमें इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। स्नो सॉन्ग रियल्म किंग की ताकत पहले से बहुत ज्यादा है। वो अपनी पूरी ताकत लगा रही है और ड्रैगन को दबा रही है। भले ही ड्रैगन ठीक हो गया हो, लेकिन वो मुंह शुआनियन के सामने टिक नहीं पा रहा। यान जुएहाई भी मुस्कुराया। और वैसे भी एक इंसान और ड्रैगन की एनर्जी डेंसिटी अलग होती है। ड्रैगन के पास ज्यादा एनर्जी होती है, इसलिए लड़ाई लंबी चल सकती है। लेकिन मुंह शुआनियन जिस रफ्तार से उसे मार रही है, मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई 20 घंटे भी चलेगी। हमारी जीत पक्की है। ये सुनकर हुओ रूली की जान में जान आई और वो फिर से उम्मीद से भर गया। अब आगे करीब 1 घंटा बीत गया और लड़ाई और भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी। मुंह शुआनियन की सफेद ड्रेस पर अभी भी धूल का एक कण नहीं था, जबकि एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन का शरीर तलवार के घावों से भर गया था और उसकी 30% स्केल्स टूट चुकी थी। सेक्ट मास्टर्स के चेहरे खिल उठे। पिछली बार इतना डैमेज देने में 2 घंटे लगे थे, इस बार सिर्फ 1 घंटा लगा। युनचे ने देखा कि अब जीत पक्की लग रही है। उसकी मास्टर सेफ थी और ड्रैगन पिट रहा था। लेकिन तभी युनचे के दिमाग में कुछ और ही चलने लगा। उसने अचानक पसीना पोंछते हुए कहा, ब्रदर पोयुन और सेक्ट मास्टर्स, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। यहां की गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे थोड़ी देर के लिए यहां से जाना होगा। तीनों सेक्ट मास्टर्स ने उसकी तरफ देखा। युनचे का चेहरा एकदम लाल हो चुका था और वो पसीने से लथपथ था। उन्हें याद आया कि युनचे तो सिर्फ डिवाइन ओरिजिन रियल्म में है। उसके लिए इतनी देर तक इन्फर्नो प्रिजन की गर्मी झेलना नामुमकिन है। लेकिन क्या सच में युनचे गर्मी की वजह से जा रहा है, या उसका प्लान कुछ और है? हुओ पोयुन को लगा कि युनचे सच में गर्मी से परेशान है। वो मन ही मन युनचे की तारीफ कर रहा था कि डिवाइन ओरिजिन रियल्म में होकर भी वो इतनी देर तक इन्फर्नो प्रिजन की गर्मी कैसे झेल गया। लेकिन युनचे के दिमाग में तो अलग ही खिचड़ी पक रही थी। उसने हुओ पोयुन से कहा, भाई मैं बस थोड़ा दूर जाकर आराम करूंगा, तुम यहीं रहकर फाइट देखो, मिस मत करना। जैसे ही युनचे सबकी नजरों से ओझल हुआ, उसका हाव भाव पूरी तरह बदल गया। उसने एक बड़े पत्थर के पीछे छिपकर अपनी ऑरा चेक की। जब तसल्ली हो गई कि कोई उस पर नजर नहीं रख रहा, तो उसने तुरंत हिडन फ्लोइंग लाइटनिंग टेक्निक एक्टिवेट कर ली ताकि उसकी मौजूदगी किसी को महसूस ना हो। युनचे का असली मकसद था गॉड बैरिंग इन्फर्नो प्रिजन के अंदर घुसना। उसे लगा कि इतनी खतरनाक जगह पर पक्का कोई ऐसा ट्रेजर होगा जो उसे डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म तक पहुंचने में मदद कर सके। उसने बिना देरी किए मून स्प्लिटिंग कैस्केड का इस्तेमाल किया और सीधा उस उबलते हुए आग के समंदर में छलांग लगा दी। जैसे ही वो अंदर कूदा, उसका शरीर पूरी तरह से आग की लहरों में गायब हो गया। मजे की बात यह थी कि जिस आग से बाकी लोग डरते थे, वो युनचे को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। वो तेजी से नीचे जाने लगा। 3 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, और देखते ही देखते वो 15 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच गया। यहां का नजारा ही अलग था। ये वो जगह थी जहां आम इंसान तो क्या, अच्छे अच्छे कल्टिवेटर्स भी भाप बनकर उड़ जाए। युनचे ने देखा कि दूर एक डरावनी लाल रोशनी चमक रही है। उसे लगा कि शायद वही इस इन्फर्नो प्रिजन की फ्लेम वेन है, जो इस पूरी दुनिया को एनर्जी देती है। लेकिन तभी उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। धक धक। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चीज उसे अपनी तरफ बुला रही है। यह फीलिंग बहुत अजीब थी, धुंधली सी लेकिन साफ। युनचे ने सोचा, क्या ये कोई पुराना स्पिरिट है? उसने अपनी रफ्तार बढ़ाई और उस लाल रोशनी की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे गया, उसके सामने एक विशाल परछाई आ गई और साथ ही एक जानी पहचानी ऑरा महसूस हुई। युनचे तुरंत समझ गया, ये ऑरा बिल्कुल वैसी ही थी जैसी ऊपर लड़ रहे एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन की थी। जब वो उस परछाई के पास पहुंचा तो उसकी आंखें चमक उठीं। वो एक विशाल गुफा थी, मतलब साफ था, ये उस एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन का घर था। युनचे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा आज तो जैकपॉट लग गया। एक ड्रैगन का घर मतलब बेशकीमती ट्रेजर का भंडार। वो एक्साइटमेंट में अंदर घुसा, लेकिन अगले ही पल उसका मुंह उतर गया। वहां कुछ भी नहीं था। वो गुफा एकदम खाली और साफ थी, जैसे किसी ने झाड़ू लगा दी हो। न कोई ट्रेजर, न कोई ड्रैगन स्केल, यहां तक कि एक बाल भी नहीं। युनचे ने माथा पीट लिया, यार ये तो स्कैम हो गया। शायद यहां की आग ने सब कुछ जला दिया होगा। लेकिन तभी उसकी नजर कुछ दूरी पर गई और वो फिर से चौंक गया। करीब 500 मीटर दूर बिल्कुल वैसी ही एक और परछाई दिख रही थी। युनचे कंफ्यूज होकर वहां गया।
अरे भाई, ये तो एक और गुफा है, बिल्कुल सेम साइज, सेम बनावट। युनचे ने सोचा, इस ड्रैगन को क्या दो दो घर बनाने का शौक है? इसका क्या मतलब बनता है? तभी युनचे का माथा ठनका। उसने ध्यान से महसूस किया, इस दूसरे गुफा की ऑरा पहले वाले से थोड़ी सी अलग थी। बहुत मामूली सा फर्क था, जो शायद यान वानकांग जैसा एक्सपर्ट भी नोटिस न कर पाता, क्योंकि यहां की आग बहुत तेज थी। लेकिन युनचे की सेंसिंग पावर अलग लेवल की है। वो कंफर्म करने के लिए पागलों की तरह एक गुफा से दूसरे गुफा के बीच भागने लगा। और फिर उसे वो बात याद आई जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। याद करो, 1000 साल पहले एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन को ड्रैगन फॉल्ट पर चोट लगी थी। सेक्ट मास्टर्स को पक्का यकीन था कि वो चोट ठीक नहीं हो सकती, लेकिन आज जो ड्रैगन लड़ रहा है वो पूरी तरह ठीक है। उसका ड्रैगन फॉल्ट एकदम परफेक्ट है। युनचे के दिमाग में एक भयानक सच कौंध गया। ऐसा नहीं है कि ड्रैगन की चोट ठीक हो गई, बल्कि सीन ये है कि यहां एक नहीं, दो एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन्स हैं। ये दोनों ड्रैगन पिछले हजारों सालों से फ्लेम गॉड रियल्म को बेवकूफ बना रहे थे। हर 1000 साल में जब वो बाहर आते थे तो बारी बारी से आते थे। एक बार पहला ड्रैगन, अगली बार दूसरा। क्योंकि उनकी ऑरा लगभग एक जैसी थी और वो कभी साथ नहीं दिखते थे, इसलिए किसी को शक ही नहीं हुआ। युनचे का खून ठंडा पड़ गया। मतलब अभी जो ड्रैगन ऊपर लड़ रहा है वो हेल्दी वाला ड्रैगन है, और जिसे 1000 साल पहले चोट लगी थी वो यहीं कहीं नीचे छिपा हुआ है। अगर मु शुआनियन ने ऊपर वाले ड्रैगन को हरा भी दिया तो भी वो बहुत बुरी तरह थक चुकी होगी। और ठीक उसी वक्त ये दूसरा ड्रैगन, जो छिपकर सही मौके का इंतजार कर रहा है, अचानक हमला कर देगा। ये एक जाल था, एक ऐसा खतरनाक ट्रैप जिसमें मु शुआनियन अपनी जान गंवा सकती थी। दिक्कत यह थी कि मु शुआनियन ने अपना साउंड ट्रांसमिशन जेड तोड़ दिया था ताकि उसका ध्यान न भटके। मतलब युनचे उसे मैसेज भी नहीं भेज सकता था। शिट, मास्टर खतरे में है। युनचे के पसीने छूट गए। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और पागलों की तरह ऊपर की तरफ भागा। उसे हर हाल में मु शुआनियन को यह बताना था कि वो जिसे अपनी जीत समझ रही है वो असल में उसकी मौत का फरमान हो सकता है। इन्फर्नो प्रिजन के तल से निकलकर युनचे पूरी जान लगाकर भागा। जो रास्ता कवर करने में उसे 4 घंटे लगे थे, वापसी में उसने फुल स्पीड रिट्रीट करते हुए सिर्फ 1 घंटे में पूरा कर दिया। लेकिन बाहर निकलते ही उसे रियलाइज हुआ कि वो अपनी मेन लोकेशन से 150 किलोमीटर दूर वाले रीजन में आ गिरा है। उसकी हालत खराब थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन तभी दूर साउथ डायरेक्शन से ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे मानो हेवन और अर्थ दोनों एक साथ कोलैप्स होने वाले हों। इन्फर्नो प्रिजन की आग लगातार उबल रही थी, एक पल की भी शांति नहीं थी। उधर वर्मिलियन बर्ड प्रोजेक्शन के जरिए जो नजारा दिख रहा था वो वर्ल्ड शेकिंग था। मु शुआनियन और एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन की फाइट को 8 घंटे बीत चुके थे। यान वानकांग का माथा पसीने से भीगा हुआ था। भले ही वो फ्लेम गॉड रियल्म का स्ट्रॉन्गेस्ट प्रैक्टिशनर था, लेकिन इतनी दूर से वर्मिलियन बर्ड विल को मेंटेन करने में उसकी एनर्जी पानी की तरह बह रही थी। वो पूरी तरह थक चुका था, लेकिन उसकी आंखों में एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी। यान जुएहाई और हु रूली का भी यही हाल था। सब लोग अपनी लाइफ की सबसे एक्साइटेड स्टेट में थे। प्रोजेक्शन के अंदर मु शुआनियन की ऑरा अब तक आधी हो चुकी थी, लेकिन उसकी बॉडी से निकलने वाली आइसी माइट में रत्ती भर भी कमी नहीं आई थी। उसका स्नो रोब अभी भी स्नो लोटस की तरह एकदम साफ और बेदाग था। दूसरी तरफ एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन की हालत बहुत बुरी थी। उसकी पूरी बॉडी पर खून के निशान थे और वो गुस्से में दहाड़ रहा था, लेकिन वो डिवाइन आइस फीनिक्स की पावर में बुरी तरह फंस चुका था। हर सांस के साथ उसके ऊपर आइस के टुकड़े बॉम्ब की तरह फट रहे थे। बैटल अब उस पॉइंट पर आ गई थी जहां ड्रैगन के लिए पलटवार करना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन तभी सीन पलट गया। बूम बूम। एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन ने जोर लगाकर आइस सील को तोड़ दिया। उसके शरीर से ड्रैगन फ्लेम्स का ऐसा सैलाब निकला जिसने आसमान को ढक दिया और पल भर में मु शुआनियन को अपनी लपेट में ले लिया। इसके तुरंत बाद ड्रैगन का विशाल शरीर उड़ता हुआ आया और उसके पंजे ने मु शुआनियन की ऑरा को लॉक कर लिया। जहां उसके पंजे पहुंचे वहां आग इतनी भयानक थी कि डिस्ट्रक्शन की वजह से बीच में एक पिच ब्लैक कलर का ब्लैक होल बन गया। इन्फर्नो प्रिजन के किनारे खड़े लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। वर्मिलियन बर्ड प्रोजेक्शन अब स्कारलेट आग का समंदर बन चुका था। लेकिन लोगों की चीखें अभी थमी भी नहीं थी कि सबने एक आइसी ब्लू रेडियंस को उस लाल आग को चीरते हुए देखा, जैसे कोई गिरता हुआ मीटियोराइट हो। मु शुआनियन के इस अटैक ने ड्रैगन के ब्लेजिंग पगेट्री को बीच से फाड़ दिया और सीधा उसके पंजे के आर पार हो गया। जैसे ही आर पार हुआ
ड्रैगन ब्लड हर दिशा में बिखर गया और हवा में ही जलकर ड्रैगन फ्लेम्स बन गया। एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन दर्द से चीख पड़ा। उसकी आवाज से पूरा आसमान हिल गया और वो धीरे धीरे आइस अबिस में धंसता चला गया। ये देखकर तीनों फ्लेम गॉड सेक्ट मास्टर्स एक साथ चिल्लाए। गुड मतलब साफ था। ड्रैगन के पंजों को चीरने का मतलब है कि उसकी प्रोटेक्टिव ड्रैगोनिक पावर पूरी तरह चकनाचूर हो चुकी है। अब वो कोलैप्स होने की कगार पर था। यान जुएहाई ने हैरान होकर कहा, सुना है डिवाइन मास्टर रियल्म में एक छोटा कदम बढ़ाना भी आसमान चढ़ने जैसा होता है, लेकिन स्नो सॉन्ग रियल्म किंग की ताकत हर 1000 साल में इतनी ज्यादा कैसे बढ़ जाती है? मुझे नहीं पता इस 1000 साल में क्या हुआ, पर यह नॉर्मल नहीं है। यान वानकांग ने प्रोजेक्शन को घूरते हुए कहा, मुझे तो डर है कि स्नो सॉन्ग रियल्म किंग की करंट स्ट्रेंथ अब आधे से ज्यादा हायर रियल्म किंग से भी ऊपर निकल चुकी है। यह सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। ईस्टर्न डिवाइन रीजन के ज्यादातर रूलर्स के पास ह्यूमन गॉड ब्लडलाइन होती है, जबकि इन लोगों के पास बीस्ट गॉड ब्लडलाइन है, इसलिए ये लोग आमतौर पर उनसे कमजोर होते हैं। लेकिन मू शुआनियन ने डिवाइन बीस्ट ब्लडलाइन होने के बावजूद ऐसा लेवल हासिल कर लिया था जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। माहौल एकदम सेट था। हुओ रूली ने एक्साइटमेंट में अपने चेहरे पर हाथ फेरा और कहा, भाई, जब हमें पता चला था कि ड्रैगन फॉल ठीक हो गया है तो मेरा दिल बैठ गया था, लेकिन अब लग रहा है कि इस ड्रैगन की मौत पक्की है। फिर उसने अचानक अपने डिसाइपल हुओ पोयुन के कंधे पर जोर से हाथ मारा और सीरियस होकर बोला, पोयुन, तेरा रास्ता अब खुलने वाला है। तूने खुद देख लिया कि डिवाइन मास्टर रियल्म की ताकत क्या होती है। अगर तू प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन के टॉप 1000 में आ गया और एटर्नल हेवन पर्ल में 3000 साल कल्टिवेट करने का मौका मिला तो तू पक्का डिवाइन मास्टर रियल्म तक पहुंचेगा। तब सिर्फ तू नहीं, हमारा पूरा फ्लेम गॉड रियल्म बदल जाएगा। पोयुन ने भी जोश में सिर हिलाया। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन थी। मास्टर, आप टेंशन मत लो। जब तक मेरी सांस चल रही है मैं फ्लेम गॉड रियल्म को कभी धोखा नहीं दूंगा। यान वानकांग और बाकी सेक्ट मास्टर्स भी ये सुनकर खुश हो गए। जब बात रियल्म की ऑनर की आती है तो ये तीनों सेक्ट मास्टर्स अपने आपसी झगड़े भूलकर एक हो जाते हैं। यान जुएहाई ने हंसते हुए कहा, अगर हमारे रियल्म में एक डिवाइन मास्टर पैदा हो गया तो हम चैन से मर सकेंगे। बस तू टॉप 1000 में आ जाना। इतने भारी भरकम इमोशनल ड्रामा के बाद पोयुन को अचानक यूनचे की याद आई। वो बोला, मास्टर, मुझे लगता है मुझे ब्रदर यून को ढूंढना चाहिए। वो बहुत देर से गायब है, कहीं कुछ हो ना गया हो। लेकिन हुओ रूली ने हाथ झटक दिया, अरे छोड़ना, यहां हमारे सिवा कोई नहीं है, उसे क्या होगा? वैसे भी वो आइस आर्ट्स यूज करता है, यहां की गर्मी उससे बर्दाश्त नहीं होगी। वो पक्का कहीं दूर छुपकर सो रहा होगा। और वैसे भी ड्रैगन मरने ही वाला है। अगर वो ये मोमेंट मिस कर देगा तो उसकी बदकिस्मती। हाँ, वो रूली को ड्रैगन की कॉर्प्स मिलने की इतनी खुशी थी कि वो जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन तभी उसकी हंसी रुक गई। उसने वेस्ट की तरफ देखा। वो यून किड वापस आ गया क्या? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसे लात मारकर भगाया हो। तभी दूर से एक फटी हुई आवाज आई, सेक्ट मास्टर यान। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, यूनचे एक विंडस्टॉर्म की तरह आसमान से गिरा। बेचारा इतनी जल्दबाजी में था कि उसके पैरों ने जवाब दे दिया और वो जमीन पर लुढ़कता हुआ सीधा यान वानकांग के सामने जा गिरा। खड़े होने से पहले ही वो पागलों की तरह चिल्लाया, सेक्ट मास्टर, अगर आपकी वर्मिलियन बर्ड विल पूरे गॉड बेरिंग इन्फर्नो प्रिजन में फैली है तो क्या आप साउंड ट्रांसमिशन भी भेज सकते हैं जहां तक विल है? यान वानकांग सन्न रह गया, फिर सिर हिलाया, भेज सकता हूं। पर तुझे क्या हुआ? तू इतना पैनिक क्यों कर रहा है? असल में यहां की आग इतनी ज्यादा थी कि साउंड ट्रांसमिशन भेजना मुश्किल था, लेकिन वर्मिलियन बर्ड विल के जरिए यह पॉसिबल था। यान वानकांग का जवाब सुनकर यूनचे की जान में जान आई। वो जल्दी से खड़ा हुआ और बोला, जल्दी मेरी मास्टर को मैसेज भेजो, उन्हें बोलो कि वहां से भाग जाए, अभी के अभी, जल्दी। डर और चिंता की वजह से यूनचे को तमीज का भी होश नहीं था। वो एल्डर्स पर चिल्ला रहा था, जिससे कुछ लोग नाराज हो गए। यान वानकांग ने माथा सिकोड़ा, क्यों भाई? तेरी मास्टर की सेफ्टी की टेंशन छोड़ दे। ड्रैगन लगभग मर चुका है, तेरी मास्टर को एक खरोंच तक नहीं आई है। बस कुछ देर और फिर खेल खत्म। वो रूली ने भी पूछा, लड़के, तू पागल हो गया है क्या? यूनचे ने प्रोजेक्शन की तरफ देखा, उसकी धड़कनें रुक रही थी। नहीं, मामला वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। गॉड बेरिंग इन्फर्नो प्रिजन में एक नहीं बल्कि 2 हॉर्न ड्रैगन्स हैं। अगर दूसरा वाला आ गया तो मेरी मास्टर की जान खतरे में पड़ जाएगी। ये सुनते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन अगले ही पल वो रूली जोर जोर से हंसने लगा, अबे ओ यून, तू ज्यादा सो लिया क्या?
दिमाग खराब हो गया है तेरा? यहां हमेशा से एक ही ड्रैगन रहा है, दो कैसे हो सकते हैं? बाकी लोग भी उसके साथ हंसने लगे। युनचे ने हार नहीं मानी। मैं मजाक नहीं कर रहा। गॉड बैरिंग इन्फर्नो प्रिजन में हमेशा से दो ड्रैगन्स थे। इनकी मोल्टिंग साइकिल हर 1000 साल में नहीं, 2000 साल में होती है, और दोनों ड्रैगन्स की साइकिल एक दूसरे से 1000 साल अलग है। इसलिए लगता है कि हर 1000 साल में एक ड्रैगन आता है। वो दोनों दिखने में एकदम सैम है, इसलिए ऑरा पहचानना मुश्किल है। पिछला वाला ड्रैगन इंजर्ड था, पर ये वाला एकदम फिट है। यही सबूत है। युनचे की सांस खुल रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेक्ट मास्टर यान, प्लीज मेरी बात का यकीन करो। मैं अपनी मास्टर की जान के साथ मजाक क्यों करूंगा? दूसरा ड्रैगन आसपास ही छिपा है। उसे जल्दी साउंड ट्रांसमिशन भेजो वरना बहुत देर हो जाएगी। लेकिन किसी के चेहरे पर शौक नहीं था। सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे किसी गधे ने उसके दिमाग पर लात मार दी हो। यान वानकांग को भी अब गुस्सा आने लगा था। तुझे लगता है कि ड्रैगन फॉल्स ठीक होने का मतलब दो ड्रैगन्स हैं? अरे बेवकूफ, इन्फर्नो प्रिजन की पावर से वो रिकवर हो गया होगा। बिल्कुल नहीं, युनचे ने दांत पीसते हुए कहा। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने चिल्लाकर कहा, पिछले कुछ घंटों में मैं इन्फर्नो प्रिजन के नीचे गया था और मैंने वहां दो ड्रैगन गुफा देखी है। उन दोनों गुफा में बची हुई ऑरा में हल्का सा फर्क है और दोनों ड्रैगन्स अपनी गुफा में नहीं है। अगर मेरी एक भी बात झूठ निकली तो मुझे अभी इसी वक्त दर्दनाक मौत मिले। युनचे की इस भयानक कसम को सुनकर सब एक पल के लिए चुप हो गए। वो एक दूसरे को देखने लगे और फिर अचानक पूरा का पूरी भीड़ पागलों की तरह हंसने लगा। उनकी हंसी ऐसी थी मानो उन्होंने इससे बड़ा जोक आज तक सुना ही न हो। हुओ रूली का सिर गर्व से ऊंचा था और वो पागलों की तरह हंस रहा था। हाँ, गॉड बैरिंग इन्फर्नो प्रिजन कत्ल, क्या तूने सोते वक्त अपना सिर कहीं दे मारा है? ये कैसी बकवास कर रहा है तू? हुओ पोयुन भी युनचे को अजीब नजरों से देख रहा था। उसे लगा कि युनचे शायद मजाक कर रहा है, लेकिन युनचे की आंखों में जो डर था वो एक्टिंग नहीं लग रही थी। एक फीनिक्स सेक्ट एल्डर ने तो सिर हिलाते हुए यहां तक कह दिया, क्या ये सच में स्नो सॉन्ग रियल्म किंग का डायरेक्ट डिसाइपल है? ये तो किसी पागल जैसा बर्ताव कर रहा है। यान वानकाम हंसा नहीं, बल्कि उसने एक गहरी सांस ली। उसका मूड खराब हो चुका था। युनचे, तुम स्नो सॉन्ग रियल्म किंग के डिसाइपल हो। तुम्हें अपनी सेक्ट और मास्टर की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। तुम जानते हुए भी ऐसी बकवास कर रहे हो और ऊपर से ब्लड ओथ भी ले रहे हो। अभी के अभी अपनी कसम वापस लो। यान वानकांग को युनचे काफी पसंद था क्योंकि उसमें टैलेंट और कामनेस दोनों थे, लेकिन अभी उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग पिघल गया हो। युनचे ने दांत पीसते हुए कहा, मैं ऐसी बात पर मजाक क्यों करूंगा? मैं झूठ नहीं बोल रहा। वहां सच में दो एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन्स हैं। अगर मुझे यकीन नहीं होता तो मैं ब्लड ओथ कभी नहीं लेता। प्लीज मेरा विश्वास करो सेक्ट मास्टर यान। लेकिन यान वानकांग का सब्र अब जवाब दे रहा था। वो चिल्लाया, बस बहुत हुआ। तुम्हें पता होना चाहिए कि फ्लेम गॉड रियल्म के पास उस ड्रैगन का 6 लाख साल पुराना रिकॉर्ड है। हमें उस क्रीचर के बारे में सब कुछ पता है। आज तक सिर्फ एक ही ड्रैगन दिखा है। अगर दूसरा होता तो क्या 6 लाख साल में हमें पता नहीं चलता? यान वानकांग की डांट रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तुम्हें यहां आए 3 दिन भी नहीं हुए। तुम्हें लगता है तुम फ्लेम गॉड रियल्म के उन एंसेस्टर से ज्यादा जानते हो जिन्होंने लाखों साल रिसर्च की है? युनचे कुछ बोलने ही वाला था कि यान वानकांग ने उसे फिर दबा दिया। चलो मैं मान लेता हूं कि ये एक भद्दा मजाक था, लेकिन इन्फर्नो प्रिजन के तल तक जाना, वो एक ऐसी जगह है जहां हम तीनों सेक्ट मास्टर्स भी अपनी मेंटल एनर्जी से ज्यादा अंदर नहीं जा सकते। और तुम, एक डिवाइन ओरिजिन रियल्म डिसाइपल, कहते हो कि तुम वहां होकर आए हो। ये हमारी डिविनिटी का अपमान है। तभी हुओ रूली ने बीच में टोकते हुए यान जुएहाई को घूरा। अरे ओ बुढ़े, अगर डांटना है तो जल्दी खत्म कर। वो हमारे रियल्म का भी नहीं है, तो उसे हमारे रूल्स सिखाने का क्या मतलब? यान जुएहाई ने बस सिर हिला दिया। यान वानकाम ने युनचे के चेहरे को गौर से देखा और फिर धीमी आवाज में बोला, वैसे ये जानबूझकर झूठ बोलता हुआ नहीं लग रहा। शायद इन्फर्नो प्रिजन की गर्मी इसके दिमाग पर चढ़ गई है। ये सुनते ही बाकी लोगों के चेहरे पर समझ आ गई। यान जुएहाई ने भी हामी भरी। हाँ, यहाँ की गर्मी किसी का भी माइंड कंफ्यूज कर सकती है। युनचे चिल्लाया, मेरा दिमाग एकदम ठिकाने पर है। मैं अपनी पूरी लाइफ में इतना क्लियर हेडेड कभी नहीं रहा। वो किसी तरह उन्हें यकीन दिलाना चाहता था। हुओ रूली ने उसके कंधे पर हाथ रखा और एक हेल्पलेस लुक के साथ बोला, चल ठीक है, मान लिया तेरी बात सच है। अगर वहां नीचे एक और ड्रैगन है, अरे छोड़, अगर वहां 2 और ड्रैगन्स भी हैं
तो भी वो तेरी मास्टर को रोक नहीं पाएंगे। तू बस चिल कर। पोयुन, इसे यहां से दूर ले जा और आराम करने दे। युनचे ने हार नहीं मानी। ये इतना सिंपल नहीं है। अगर वो 2 ड्रैगन्स 6 लाख साल तक खुद को छिपा कर रख पाए तो इसका मतलब उनकी इंटेलिजेंस और पेशेंस बहुत खतरनाक है। वो दूसरा ड्रैगन तभी बाहर आएगा जब उसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मेरी मास्टर अपनी प्रोफाउंड एनर्जी यूज कर चुकी है। अगर उस ड्रैगन ने डिफेंसलेस स्टेट में अटैक किया तो उन्हें बहुत गहरी चोट लगेगी। ये उन ड्रैगन्स का ट्रम्प कार्ड है। हुओ रूली अब फटने ही वाला था। अगर युनचे ने पहले हुओ ये की जान न बचाई होती तो वो उसे वहीं एक थप्पड़ मारकर बेहोश कर देता। अरे यार, तू चुप कर। अगर तेरी मास्टर को कुछ हुआ तो मैं अपनी जान देकर उसकी भरपाई करूंगा, ठीक है? लेकिन युनचे को किसी की बात पर भरोसा नहीं था। उसने हुओ रूली का हाथ झटक दिया और फिर से यान वानकांग के सामने जा खड़ा हुआ। सेक्ट मास्टर यान, आप मेरी बात मत मानिए। मेरी मास्टर को वहां से भागने के लिए भी मत बोलिए, लेकिन कम से कम उन्हें एक साउंड ट्रांसमिशन भेजकर इतना बता दीजिए कि वहां एक और एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन हो सकता है। बस उन्हें अलर्ट कर दीजिए। इतना तो कर सकते हैं ना? यान वानकांग ने बिना सोचे तुरंत मना कर दिया। इम्पॉसिबल। तुम्हारी मास्टर ने अपनी साउंड ट्रांसमिशन जेड इसलिए तोड़ी है ताकि फाइट के बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। अगर मैंने अभी ट्रांसमिशन भेजा तो वो पक्का डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगी। युनचे गिड़गिड़ाया। मेरी मास्टर अभी फायदे में है और ड्रैगन कमजोर हो चुका है। 1 सेकंड के डिस्ट्रैक्शन से क्या ही हो जाएगा। यान वानकांग ने उसे समझाया, सिर्फ डिस्ट्रैक्शन की बात नहीं है। अगर उन्हें लगा कि वहां दूसरा ड्रैगन है तो वो अपनी डिफेंस पर ध्यान देने लगेंगी। उनका अपोनेंट एक एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन है। कोई नहीं जानता उसके पास क्या चाल बची है। अगर उन्होंने किसी ऐसी चीज के लिए अपनी एडवांटेज खो दी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। यान वानकांग की आवाज अब सख्त हो गई। तुम्हें पता है फ्लेम गॉड रियल्म ने इस दिन के लिए कितना इंतजार किया है? अगर तुम्हारी इस जिद ने हमारी मेहनत बर्बाद कर दी तो न हम तुम्हें माफ करेंगे और न तुम्हारी मास्टर। युनचे के होंठ कांप रहे थे। उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से भिंची थी कि उनमें से आवाज आ रही थी। ठीक है, तो मैं खुद उन्हें बताने जाऊंगा। इतना बोलकर वो हवा में कूदा और सीधा इन्फर्नो प्रिजन की तरफ भागा। युनचे, वो रूली बिजली की तेजी से लपका और अपनी ओवरवेलमिंग पावर से युनचे को जमीन पर पटक दिया। उसने युनचे को दबाकर रखा और दहाड़ा, पागल हो गया है क्या? तेरी बॉडी वहां पहुंचने से पहले ही जलकर राख हो जाएगी। युनचे भी चिल्लाया। हाथ पर हाथ रखकर अपनी मास्टर को मरते देखने से तो ये बेहतर है। तभी यान वानकांग ने एक ऐसी दहाड़ मारी कि सबकी रूह कांप गई। युनचे, तुम्हें अंदाजा भी है कि ये ड्रैगन हंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है? ये सिर्फ ट्रेजर नहीं है, ये हमारे पूरे रियल्म का फ्यूचर तय करेगा। अब हम जीत के एकदम करीब हैं और मैं कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर तुम स्नो सॉन्ग रियल्म किंग के डिसाइपल नहीं होते तो मैं तुम्हें अभी मार डालता। अपना मुंह बंद रखो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यान वानकांग आमतौर पर शांत रहता था, लेकिन आज उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वर्मिलियन बर्ड फ्लेम सबसे जेंटल मानी जाती है, लेकिन आज वो भी भड़क गया था। युनचे की छाती जोर जोर से ऊपर नीचे हो रही थी, लेकिन यान वानकांग की घूरती आंखों के सामने उसकी हिम्मत टूटने लगी। उसकी आवाज भीख मांगने जैसी हो गई। सेक्ट मास्टर यान, मैं कसम खाता हूं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। प्लीज मेरी मास्टर को एक बार वॉर्न कर दीजिए। अगर वो बच गई तो मैं युनचे आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। यान वानकांग ने ठंडेपन से मुंह फेर लिया। युनचे के आंसुओं का उस पर कोई असर नहीं हुआ। यह देखकर युनचे की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। लेकिन अगर मेरी मास्टर को सच में कुछ हो गया, उसकी आवाज फटी और डरावनी हो गई, तो मैं युनचे तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा यान वानकांग। उसकी ये धमकी सुनकर सब सन्न रह गए। एक छोटा सा डिसाइपल एक रियल्म किंग को धमकी दे रहा था। एल्डर्स भड़क गए। बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेक्ट मास्टर का नाम लेने की? लेकिन तभी हुओ रूली चिल्लाया, चुप करो सब। इस लड़के के सिर पर गर्मी चढ़ गई है, इसकी बातों का बुरा मत मानो। पोयुन, इसे जल्दी ठंडी जगह ले जा। लेकिन तभी अचानक एक ऐसी आवाज आई जिसने सबके कान सुन्न कर दिए। सबका ध्यान फिर से वर्मिलियन बर्ड प्रोजेक्शन की तरफ गया। वहां एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन के शरीर पर मोटी बर्फ की परत तेजी से फैल रही थी। वो बीस्ट दहाड़ रहा था, तड़प रहा था, लेकिन बर्फ उसे जकड़ती जा रही थी। देखते ही देखते उसकी पूरी बॉडी कई मीटर गहरी बर्फ में फंस गई। अब वो हिल भी नहीं सकता था। यान जुएहाई खुशी से चिल्लाया, सील हो गया। फाइनली वो सील हो गया। मू शुआनिन ने इससे पहले भी कोशिश की थी,
लेकिन इस बार उसने ड्रैगन को सच में ट्रैप कर लिया था। ये उसे मारने का परफेक्ट मौका था। मू शुआनियन ने अपनी आंखें बंद की और अपने हाथ फैला दिए। एक आइस फिनिक्स की इमेज उसके चारों तरफ नाचने लगी और उसकी उंगली पर एक डायमंड शेप्ड आइस क्रिस्टल बनने लगा। एक सांस, 2 सांस, 3 सांस, 4 सांस। ड्रैगन के ऊपर जमी बर्फ अब टूटने लगी थी, लेकिन मू शुआनियन का अटैक तैयार हो चुका था। वो क्रिस्टल अब कई मीटर बड़ा हो गया था और उसमें से ऐसी डीप ब्लू लाइट निकल रही थी जो किसी ने आज तक नहीं देखी थी। प्रोजेक्शन के जरिए भी उस नीली रोशनी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग एक एंडलेस सी में डूब रहे हों। ये एक ऐसा अटैक था जिसे चार्ज करने में एक डिवाइन मास्टर को भी 4 सांसों का वक्त लगा। अगर ये हिट हुआ तो ड्रैगन का बचना नामुमकिन था। हवा थम गई थी, सबकी सांसें रुक गई थी। सब बस उस ड्रीमी मोमेंट का इंतजार कर रहे थे, सिवाय युनचे के। युनचे की आंखें फटने को थी। वो हुओ रूली की पकड़ में तड़प रहा था लेकिन हिल नहीं पा रहा था। उसके अंदर बस एक ही आवाज गूंज रही थी, नहीं, नहीं, भागो मास्टर, भाग जाओ। बैम! अचानक ड्रैगन के ऊपर जमी बर्फ फट गई। ठीक उसी पल जब मू शुआनियन अपनी उंगली से वो आइस डायमंड फायर करने वाली थी, उसके ठीक पीछे 30 मीटर से भी कम दूरी पर आग का समंदर फट पड़ा। एक फायरी फिगर ने अचानक स्पेस को फाड़ते हुए मू शुआनियन के ऊपर छलांग लगा दी। मू शुआनियन की सारी पावर उसकी उंगली पर कॉन्सेंट्रेटेड थी और उसका पूरा ध्यान सामने वाले ड्रैगन पर था। वो पीछे से पूरी तरह डिफेंसलेस थी। हमला इतना करीब से हुआ था कि जब तक उसे एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। बूम! बैटल साइट के 1.5 किलोमीटर के दायरे में आग की ऐसी लहर उठी जो 10,000 मीटर ऊंची थी। इन्फर्नो प्रिजन के नॉर्थ किनारे पर खड़े लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। वहां का स्पेस कांप रहा था, जमीन फट रही थी। अगर फ्लेम गॉड सेक्ट के एल्डर्स ने बैरियर नहीं बनाया होता तो वहां खड़े सारे डिसाइपल उस आग की लहर में राख हो गए होते। वो हमला इतना भयानक था कि किसी को भी समझ आ गया कि ये नॉर्मल अटैक नहीं है। ये हमला उस छिपे हुए बीस्ट ने बहुत लंबे समय से चार्ज किया था, बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। युनचे की आंखें फटी की फटी रह गई, एकदम लाल। वो चिल्लाया, मास्टर! जिस बात का उसे सबसे ज्यादा डर था वो हो चुका था, और वो भी उससे कहीं ज्यादा बुरे तरीके से जितना उसने सोचा था। सीन यह है कि वो हमला न सिर्फ फुल पावर था बल्कि उस वक्त किया गया था जब मू शुआनियन के पास डिफेंस के नाम पर बॉडी पर प्रोफाउंड एनर्जी की एक लेयर भी नहीं थी। सबका दिल बैठने लगा। यान वानकांग पीछे हट गया, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। हुओ रूली के तो बाल खड़े हो गए। उन तीनों सेक्ट मास्टर्स ने साफ देखा कि आग के उस गुबार के बीच मू शुआनियन को जिस चीज ने हिट किया था वो एक ड्रैगन पूंछ थी। जैसे ही आग का पर्दा हटा, सामने का नजारा देखकर सबकी सांसें अटक गई। जो हॉर्न ड्रैगन अभी आइस सील से बाहर आया था, ठीक उसके बगल में एक और हॉर्न ड्रैगन खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही, लेकिन एकदम फ्रेश और बिना किसी चोट के। मू शुआनियन का कहीं पता नहीं था, वो उस आग के समंदर में कहीं दफन हो चुकी थी। इससे पहले कि कोई शॉक से बाहर आता, वो दूसरा हॉर्न ड्रैगन दहाड़ते हुए आगे लपका। फिर से एक बूम हुआ और आग की लहरें आसमान छूने लगी। तभी उस तबाही के बीच एक व्हाइट फिगर दिखाई दिया। युनचे खुशी से चिल्लाया, मास्टर! लेकिन अगले ही पल उसकी खुशी दहशत में बदल गई। वो मू शुआनियन, जो 8 घंटे की लड़ाई में एक खरोंच तक नहीं खाई थी, अब उनका हाल बेहाल था। उनके सफेद कपड़े खून से सने थे, बाल बिखरे हुए थे और उनका वो स्नोलाइक चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। उनकी पूरी पीठ लाल हो चुकी थी और हाथ में पकड़ी स्नो प्रिंसेस स्वॉर्ड की नोक से खून टपक रहा था। उनका ऑरा, जो पहले पूरे फ्लेम गॉड प्रेजेंट को दबा रहा था, अब बहुत कमजोर और केओटिक हो चुका था। जैसे ही वो आग से बाहर निकली, दोनों हॉर्न ड्रैगन्स ने उन्हें संभलने का मौका तक नहीं दिया और ऊपर से ड्रैगन फ्लेम्स की बारिश कर दी। मू शुआनियन तेजी से पीछे हटी, लेकिन उनकी मूवमेंट अब अनस्टेबल थी, जैसे तूफान में फंसा हुआ एक पत्ता। उन्होंने अपनी स्वॉर्ड घुमाई और आइस बनाने की कोशिश की, लेकिन वो फ्लेम्स के सामने टिक नहीं पाई। एक और धमाका हुआ, खून का एक फव्वारा हवा में उड़ गया और मू शुआनियन किसी घायल चिड़िया की तरह वापस उस आग के समंदर में गिर गई। युनचे का मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन गले से आवाज नहीं निकली। उसे सिर्फ बेबसी और नफरत महसूस हो रही थी। वो खुद पर गुस्सा था। उसकी पावर डिवाइन वे की शुरुआत में थी, जबकि वो ड्रैगन्स और उसकी मास्टर पावर के पिन्नाकल पर थे। ये 2 अलग अलग डायमेंशंस की बात थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था।
पास जाना तो दूर की बात है, अगर वो वहां होता भी तो उसके जैसे हजारों यून चे भी उस फाइट में धूल के बराबर थे। उसे पता था कि वहां दूसरा ड्रैगन है। उसने गिड़गिड़ा कर सबको बताया भी था, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। अब वो बस खड़ा होकर अपनी मास्टर को मौत के मुंह में जाते हुए देख सकता था। धमाके पर धमाके हो रहे थे। मु शुआनिन बार बार इन्फर्नो प्रिजन में पटकी जा रही थी। उनका ऑरा कम होता जा रहा था। 2 एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन्स के सामने उन्हें अपने घाव भरने का भी वक्त नहीं मिल रहा था। जैसा यूनचे ने कहा था, जब ये दोनों साथ आएंगे तो वो सिर्फ किल करने के लिए आएंगे, बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे। मु शुआनियन की हालत एक डूबती हुई नाव जैसी हो गई थी। हर बार जब वो मुश्किल से बाहर निकलती, उनका ऑरा और कमजोर हो जाता। डिफेंस करना तो दूर, वो अब सिर्फ मार खा रही थी। यूनचे बस सुन्न होकर देख रहा था। उसके मन में आया, मैं इस गॉड रियल्म में आया ही क्यों? उसे अपने लोअर रियल्म की याद आने लगी, जहां वो सबको बचा लेता था। मास्टर, आप मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों बनी? अगर आप सख्त होती तो आज मुझे इतना दर्द नहीं होता। उधर यान वानकांग और बाकी लोग भी सदमे में थे। यान वानकांग बुदबुदाया, खत्म, सब खत्म हो गया। उनका डिवाइन मास्टर बनाने का सपना टूट चुका था। वो रूली भी लड़खड़ा गया। हम सच में इतने सालों तक बेवकूफ बने रहे। तभी यूनचे ने उनकी तरफ देखा और ठंडी आवाज में बोला, तुम लोग मेरी मास्टर को बचाने नहीं जाओगे, है ना? यान वानकांग को अपनी गलती का एहसास था। उसने सिर झुका लिया। ये बात नहीं है कि हम चाहते नहीं, पर हमारी स्ट्रेंथ के साथ। यूनचे ने एक बहुत ही कोल्ड हंसी सफाई देने की जरूरत नहीं है। मुझे पता था तुम नहीं जाओगे। तुमने मेरी एक छोटी सी वार्निंग नहीं सुनी, जिससे कोई नुकसान नहीं होता, तो अब अपनी जान रिस्क में क्यों डालोगे? यान वानकांग चुप हो गया। बाकी एल्डर्स भी गुस्से में थे, पर कोई कुछ नहीं बोला। वो रूली ने भारी सांस ली। अब उसे सिर्फ वो खुद बचा सकती है। शायद भागने का कोई मौका मिल जाए, बस यही एक रास्ता है। लेकिन मु शुआनिन की हालत देखकर साफ था कि भागने का भी कोई चांस नहीं है। पहले वो जिस ड्रैगन फायर को आसानी से मिटा देती थी, अब वही उन पर भारी पड़ रही थी। उनके मुंह से बहता खून उनकी गर्दन रंग चुका था। और तभी यूनचे ने उनके चेहरे पर एक अजीब सी लालिमा देखी। वो समझ गया, ये पॉइजन है, हॉर्न ड्रैगन पॉइजन। यूनचे की मुट्ठी इतनी कस गई कि खून निकल आया। नॉर्मल हालात में मु शुआनिन इस जहर को निकाल देती, लेकिन अभी वो फुल पावर यूज कर रही थी। और जितना ज्यादा वो प्रोफाउंड एनर्जी यूज करेंगी, जहर उतनी तेजी से फैलेगा। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा 1000 साल पहले मु बिंगयुन के साथ हुआ था। ये जहर अब उनकी बॉडी और कल्टीवेशन को अंदर से खा रहा था, मौत को और करीब ला रहा था। बूम! मु शुआनियन एक बार फिर इन्फर्नो प्रिजन में जा गिरी। लेकिन इस बार वो तुरंत बाहर निकली और उन्होंने अपनी स्नो प्रिंसेस वॉर्ड पर अपने ही खून की एक बड़ी मिस्ट स्प्रे की। उसी पल यूनचे के अंदर का आइस फीनिक्स ब्लड लाइन जोर से धड़का। उसने ऊपर देखा। वर्मिलियन बर्ड प्रोजेक्शन के अंदर से एक बहुत ही डेंस और हैवी आइस फीनिक्स ऑरा नीचे आ रही थी। यूनचे की आंखों में डर आ गया। ये आइस फीनिक्स का ओरिजिन ब्लड था। नहीं, उससे भी बढ़कर ये ब्लड एसेंस था। क्या मास्टर अपनी जान देने वाली है? डेंग! अचानक पूरी दुनिया एकदम शांत हो गई। वो उबलता हुआ आग का समंदर थम गया। पूरा इन्फर्नो प्रिजन सन्न पड़ गया, जैसे किसी ने टाइम सील कर दिया हो। मु शुआनियन के शरीर से निकल रही वो नीली रोशनी, जो बुझने वाली थी, अचानक पागलपन की हद तक बढ़ गई। वो पहले से दर्जनों गुना ज्यादा गाढ़ी हो गई। यहां तक कि वो दोनों हॉर्न ड्रैगन्स, जो हमला करने ही वाले थे, अचानक पीछे हट गए। उनकी आग बुझने लगी। वो ब्लू लाइट फैलती गई और पूरा फ्लेम प्रिजन और वो प्रोजेक्शन भी नीला हो गया। मु शुआनियन की आंखें एकदम खाली थी। उनका खून से सना शरीर एक अजीब सी खूबसूरती दिखा रहा था। उनकी तलवार धीरे धीरे ऊपर उठी और उसकी नोक पर एक छोटा सा प्रोफाउंड फॉर्मेशन घूमने लगा। जैसे ही वो फॉर्मेशन बना, वो दोनों एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन्स मूर्ति की तरह जम गए। स्पेस सील हो गया। वो रूली बुदबुदाया, क्या ये लेजेंड्स वाला फोरबिडन आइस फिनिक्स फॉर्मेशन है? यूनचे घबराकर बोला, ये क्या है? वो रूली ने बिना पलक झपकाए कहा, इसे ब्रोकन मून ऑब्लिवियन कहते हैं। ये एक फोरबिडन स्किल है जिसे यूज करने के लिए आइस फिनिक्स ओरिजिन ब्लड और बहुत सारा ब्लड एसेंस चाहिए। इसकी ताकत दुनिया खत्म कर सकती है, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी है। कल्टीवेशन गिर जाती है, लाइफ स्पैन कम हो जाता है, और अगर बॉडी कमजोर हो तो रिबाउंड से तुरंत मौत हो सकती है। यूनचे की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने अपने दांत इतने जोर से भींचे कि 2 दांत टूट गए, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हुआ।
मु शुआनिन का चेहरा एकदम शांत था, ऐसी शांति जो यून चे ने पहले कभी नहीं देखी थी। उस नीली दुनिया में उनका हाथ धीरे से आगे बढ़ा। डिंग। वक्त सच में रुक गया था। कोई आवाज नहीं थी। सबकी नजरें बस उस स्नो प्रिंसेस स्वॉर्ड से बनी लाइट स्ट्रीम पर थी। वो लाइट बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ी, जैसे मूव ही नहीं कर रही हो। न जाने कितना वक्त लगा, लेकिन आखिर में तलवार की नोक किसी चीज से टकराई और टकराते ही वो फॉर्मेशन फट पड़ा, एक ब्लाइंडिंग ब्लू लाइट के साथ। तलवार की नोक सीधे उस दूसरे हॉर्न ड्रैगन के ड्रैगन फॉल्ट यानी उसकी सबसे कमजोर नस पर लगी थी। वो ड्रैगन जो पूरी तरह हेल्दी था। वो घूमता हुआ आइस ब्लू फॉर्मेशन नहीं रुका। तलवार बिना किसी आवाज के उसके आर पार हो गई। किसी को पता भी नहीं चला कि तलवार कब ड्रैगन की बॉडी को चीर कर निकल गई। क्लैंग क्लैंग। वो दोनों ड्रैगन्स अभी भी पत्थर की तरह जमे थे, लेकिन उस ड्रैगन फॉल्ट से नीली किरणें फूटने लगी। 1, 2, 3, 10, 12। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। देखते ही देखते वो पूरा एंशंट हॉर्न ड्रैगन, जो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया था, आइस ब्लू रंग का हो गया। जैसे ही सारी रोशनी बिखरी, उस विशाल ड्रैगन के शरीर पर एक लंबी दरार पड़ गई। वो दरार उसकी पूंछ से लेकर सिर तक फैल गई और फिर उसका पहाड़ जैसा शरीर जोर से चटक गया और कांच की तरह टूटकर बिखर गया। जहां तक नजर जा रही थी, सिर्फ बर्फ के टुकड़े उस जलते हुए इन्फर्नो प्रिजन पर गिर रहे थे। सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं। कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।